हेलो फ्रेंड्स, पीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट वो मैंने इससे पहले बनाया हुआ था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस चीज़ के लिए बैक्टीरिया उपयोगी होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स बनाने में, दूसरा है सीरम और वैक्सीन को बनाने में, तीसरा है दही बनाने में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन सभी काम के लिए बैक्टीरिया उपयोग में आता है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोशिका की तीनों भित्तियों के, यानी कि जो सेल की जो 3 वॉल्स होती हैं उनकी दीवारों पर पाया जाता है। तो इसका आंसर है लिग्निन। लिग्निन जो होता है कंपाउंड, वो सेल्स की तीनों वॉल पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप का कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय ताप का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। मैं फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, तो वहां पे मैं ज्यादा बता चुका हूं, तो उसका जो आंसर है वो होगा ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। इसके अलावा नॉर्मल CO2 भी ग्रीन हाउस गैसेस है, और भी कई सारे टाइप की ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है ज़ैंथोमोनास सिट्री निम्नलिखित में से किस रोग का कारक होता है। तो इसकी सिट्राई से आता है सिट्रस। तो सिट्रस से आप याद रखिए, सिट्रस का मतलब होता है नींबू, ठीक है। तो नींबू का यहाँ पर बात कर रहे हैं ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ये एक हमारा बैक्टीरिया का नाम है। तो ये बैक्टीरिया किस में मिलता है, तो यहाँ पर हो गया सिट्रस, जैसे नींबू है तो सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से सिट्रस कैंकर डिजीज होती है, तो उसमें मिलती है सिट्रस यानी कि नींबू में। और फिर सबसे पहला है सेब में फायर ब्लाइट डिजीज, आलू में विल्ट रोग, और येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट, ये सारी डिजीज हैं। तो इन सब में नहीं, ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिट्रस प्लांट की है। तो जैसे आपको लिखा हुआ है तो ये वहां पर मिलता है। इसके अलावा फायर ब्लाइट डिजीज ऑफ एप्पल, इरविनिया एमाइलोवोरा, जो ए वाला है उसका आंसर है ये। तो आलू में जो विल्ट डिजीज होती है वो स्यूडोमोनास की वजह से होती है। और जो डी वाला जो ऑप्शन है उस कॉरिनीबैक्टीरियम। इकोसिस्टम के कितने घटक हैं, घटक यानी कि फैक्टर्स हैं, कितने कितने पार्ट्स हैं। तो इकोसिस्टम के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एबायोटिक और बायोटिक। अगला क्वेश्चन है एक द्विबीजपत्री के तने में वैस्कुलर बंडल्स निम्न में से बनते हैं। तो वैस्कुलर बंडल जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा, वैस्कुलर बंडल बनने के लिए जाइलम जरूरी है और यहाँ पर फ्लोएम जरूरी है, और तीसरा जो पार्ट है कैम्बियम। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये तीनों पार्ट ही हमारे जरूरी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जाइलम भी चाहिए, फ्लोएम भी चाहिए। तो जाइलम से क्या बनता है, वुड बनती है, फ्लोएम से क्या बनता है, बास्ट बनता है, और ये बास्ट फाइबर आपने सुना होगा, ठीक है। तो बास्ट फाइबर कहाँ से मिलते हैं, फ्लोएम से। तो अलग से कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चीज, हर चीज क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आप कोशिश करिए ज्यादा डिटेल में हर क्वेश्चन को पढ़ें। अगला क्वेश्चन है विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा है, यानी कि ये विलंबित अंगमारी किस प्लांट्स में मिलती है। तो ये विलंबित अंगमारी को इंग्लिश में कहते हैं लेट ब्लाइट, ठीक है। विलंबित का मतलब लेट, और ब्लाइट मतलब कोई पार्ट उसका खराब हो जाएगा। तो लेट ब्लाइट होती है किसमें, पोटैटो में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये किसकी वजह से होती है, फाइटोप्थोरा की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रेवात रंध्र, यानी कि संकिन स्टोमेटा किन पौधों में पाए जाते हैं। तो संकिन स्टोमेटा जो होते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए इसमें मॉडिफिकेशन मिलता है कि स्टोमेटा संकिन होते हैं, यानी कि गड्ढों में दबे हुए होते हैं। तो वो मिलते हैं सभी जीरोफिटिक प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में पर्ण रहित, यानी कि क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होगा। तो जो फंगस होते हैं, फंगस में क्लोरोफिल नहीं मिलता है। फंगस वो प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। नॉर्मली सभी प्लांट्स कहते होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये प्लांट अपने फूड खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो फूड
खुद बनाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? क्लोरोफिल से, और उसमें फोटोसिंथेसिस मिलती है। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटिक प्लांट का आवास मुख्यतः जलीय होता है? यानी कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो एक्वेटिक है? तो एक्वेटिक टेरिडोफाइट पूछ रहे हैं, ठीक है। एक्वेटिक टेरिडोफाइट जो है वो कौन सा है? मार्सिलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विषाणु की खोज हुई? तो विषाणु की जो खोज हुई वो इवानोव्स्की के द्वारा हुई। इवानोव्स्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की। टीएमवी वायरस जो आपने प्लांट में सबसे बड़ा वायरस होता है, साइज में भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वायरस है टीएमवी, ऐसा शेप में आपने बना हुआ देखा होगा, कुंडली शेप वाला शेप में। तो ये टीएमवी वायरस, इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। और ये किसमें खोज की गई थी? इसकी टोबैको में। तो इसीलिए इसका नाम हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी शॉर्ट में बोलते हैं। टोबैको यानी कि तंबाकू में इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की जड़ों से अति तनाव यानी कि हाइपरटेंशन, कौन से प्लांट की रूट से हाइपरटेंशन की मेडिसिन बनती है, दवा प्राप्त हो रही है, ठीक है। कौन सी मेडिसिन बनती है? तो इसका आंसर है रोल्फिया सर्पेंटाइना से, यानी कि रोल्फिया सर्पेंटाइना यानी कि सर्पगंधा। इसकी रूट से स्नेक जैसी स्मेल आती है, तो इसीलिए इसका नाम सर्पगंधा रखा गया है, ठीक है। इसका नाम है रोल्फिया सर्पेंटाइना। इस पहला वाला जो है सिंकोना। सिंकोना तो आपको पता ही है, सिंकोना से क्या मिलता है? क्विनीन मिलती है। क्विनीन एक टाइप की मेडिसिन है जो फीवर में हेल्प करती है, ठीक है। फीवर उससे सही होता है। तो फीवर के लिए यानी कि मलेरिया फीवर वगैरह के लिए क्विनीन यूज की जाती है, और उसकी बार्क यूज की जाती है, यानी कि उसकी छाल यूज करेंगे। दूसरा है एरिथ्रोजाइलोन कोका। एरिथ्रोजाइलोन कोका जो है उससे कोकेन मिलती है। आपने कोकेन सुना होगा। कोकेन जो है वो एक टाइप की ड्रग है, ये स्टिमुलेंट ड्रग है। एट्रोपा बेलाडोना बहुत कॉमन है, और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये कफ ब्रोंकियाज वगैरह में यूज की जाती है एज ए मेडिसिन के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना निम्न क्रियाओं के द्वारा होता है। तो देखिए, जो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये सभी इन सभी के लिए ये सारी क्रियाएं जरूरी हैं। ग्लाइकोलाइसिस भी जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि जब ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, ये सारे पार्ट्स जरूरी हैं किसके लिए? एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। किसका? ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें सबसे पहले मिलता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में मिलती है क्रेब्स साइकिल, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा होता है, और तब इस प्रोसेस के पूरे ड्यूरेशन में CO2 निकलती है और कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और टोटल हमारा ATP पूरी तरीके से मिल जाता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसमें क्रेब्स साइकिल नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? तो क्लोरोफाइसी किसका है? एल्गी का ही एक ग्रुप है जिसका नाम है क्लोरोफाइसी। तो ये एल्गी की एक क्लास है जिसका जो कि क्लोरोफाइसी, और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो पूछ रहे हैं कि फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है। तो फूड स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है। क्लोरोफाइसी और ये सारे रिजर्व फूड मटेरियल्स के फॉर्म में एल्गी के जितने भी क्लासेस हैं और उनका रिजर्व फूड मटेरियल और उनके पिगमेंटेशन, उसका वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, पहले मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, तो वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं, तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे, और जो उनको खाते हैं तो ग्रीन प्लांट को, जो जैसे फूड चेन है तो ग्रीन प्लांट्स जो होगा उसको कौन खाएगा? और इसको खाने वाला क्या होता है? कंज्यूमर होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो कैसा होता है? हर्बीवोर्स होता है। तो यहाँ पर शाकाहारी आएगा प्राइमरी कंज्यूमर। तो आप जरूरी नहीं है कि बस खाली इतना ही समझ लें, पूरा समझ लीजिए। हर्बीवोर्स को खाएगा कार्निवोर्स, और ये ऊपर वाला सुपर कार्निवोर्स। तो सुपर कार्निवोर्स मांसाहारी। जीवाणु जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं।
इन सारे डेड मटेरियल को डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ये डिकम्पोजर्स के फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट है पीड़कनाशी यानी कि इंसेक्टिसाइड एवं रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर की अधिक मात्रा प्रयोग करने से मुख्यतः होता है। इनका जब हम ज्यादा मात्रा यूज करेंगे तो इनकी ज्यादा मात्रा हम किस में यूज करेंगे, सॉइल में करेंगे। तो ज्यादातर क्या होता है, मेनली क्या पूछा गया है, वैसे तो इससे वायु प्रदूषण भी होगा और भी काफी प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि हो सकता है एक प्रदूषण है, एक हमारा पॉल्यूशन है, वो किसी दूसरे पॉल्यूशन को क्रिएट करे इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि मुख्यतः होता है, तो मेनली क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ निम्नलिखित से किस पौधे में पाई जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एलोवेरा में भी सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, सैंसीवेरा यानी कि मदर इन लॉ टंग्स प्लांट्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, ड्रेसिना, ये सभी इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट्स का भी वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, तो अगर आपने इंडोर प्लांट्स का वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे जाके आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन सभी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी जातियां यानी कि स्पीसीज। तो यहाँ पे स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ऐसी स्पीसीज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण बहुत सीमित होता है, यानी कि लिमिटेड होगा, बहुत ही कम एरिया में वो स्पीसीज मिलेगी। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं स्थानिक यानी कि एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शुगर के स्थानांतरण यानी कि शुगर के ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुगर का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा बोरॉन। बोरॉन शुगर के ट्रांसपोर्ट में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम दूसरे कंपाउंड्स को भी देख लेते हैं। तो जो आयरन है, आयरन यहाँ पे साइटोक्रोम है, पेरोक्सीडेज है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसमें आयरन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोल एसिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, ऐसे कई सारे रोल्स जिंक प्ले करता है। जो मैग्नीज है, मैग्नीज भी इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसमें एनर्जी कहाँ से आती है। तो जो एनर्जी आती है वो आती है सन से। सन से एनर्जी आएगी, सन से जितनी एनर्जी आएगी, जितनी मतलब लीफ पे पड़ेगी, वो जो लीफ का एक पार्ट होता है, मैं आपको लिंडमैन का लॉ में बता चुका हूँ, 10% का लॉ होता है, लेकिन जितनी एनर्जी यहाँ पर पड़ती है उसका 1% ही एब्जॉर्ब होती है। और इस से जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी तो 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, 90% एनर्जी यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। हर ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है। तो लिंडमैन ने इसको दिया था, लिंडमैन लॉ ऑफ 10% एनर्जी वाला लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई क्वेश्चन में घुमा फिरा के आता है, तो आप पूरा का एक थीम समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनस वॉल्वॉक्स में निम्न में से किस वर्ग यानी कि क्लास में आता है। तो जीनस जो वॉल्वॉक्स है वो क्लोरोफाइसी के अंदर आता है, ठीक है, मिक्सोफाइसी में नहीं आएगा। मिक्सोफाइसी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, मिक्सोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है। ज़ैंथोफाइसी भी नहीं है, और रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, वो भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। एल्गीज के काफी वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, आप एक बार उनका अगर आप देखना चाहें तो उनका क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन मैंने फ्रिश का और इसमें दोनों का क्लासिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बचावकारी ओजोन परत यानी कि ऑक्सीजन ओजोन की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, O3 ओजोन की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके घटने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि वो क्यों डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। तो उसका जो मेन कारण है वो कौन सा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है और उसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आती हैं और ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का फॉस्फेटीकरण यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन सम्मिलित है, किस चीज से सम्मिलित है। तो इसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दो टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरॉइड केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। जो वायरॉइड्स होते हैं, देखिए 2-3 चीजें वायरस के ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वायरस,
देखिए वायरस दो चीज का बना होता है, बाहर का एक प्रोटीन कोट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोटीन, और जैसे आजकल कोरोना वायरस की बहुत ज्यादा चर्चा है तो सभी लोग वायरस के बारे में इतना जानते हैं, जो जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है वो भी जानते हैं। तो बाहर का एक प्रोटीन कोट होता है और अंदर का आरएनए या फिर डीएनए का पार्ट होता है। कोरोना के केस में ये आरएनए है, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है कि वायरॉइड्स जो होते हैं उनमें केवल आरएनए होता है, उनमें बाहर प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक वायरस हो गया और दूसरा हो गया वायरॉइड। तो इसका आंसर है आरएनए अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुगुणता यानी कि पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कितने प्रकार की होती है? तो पॉलीप्लॉइडी ऑटो पॉलीप्लॉइडी होती है और एलो पॉलीप्लॉइडी होती है और ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी होती है। तो तीनों टाइप की पॉलीप्लॉइडी होती है, तो इसका आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता का एक तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? तो जो हॉट स्पॉट है वो गंगा का मैदानी भाग हॉट स्पॉट में नहीं आता है, मध्य भारत का भाग भी हॉट स्पॉट में नहीं आता है, और इंडस का जो प्लेन है, तो ये तीनों ही नहीं है। जो वेस्टर्न घाट है इंडियन बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोकार्पस साधारणतः उगते हैं। एक्टोकार्पस क्या है? ये एक्टोकार्पस एक टाइप का एल्गी है और एक्टोकार्पस समुद्र में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम जो थी वो बैंथम एंड हुकर की बुक थी, ठीक है। एंगुलर प्लांटल की जो बुक थी उसका नाम था डी नेचर लाइकेन फ्लैंस फैमिलियन। तो ये इसकी बुक थी, ये बुक थी जर्मन में, और इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो इसका नाम था द नेचुरल प्लांट फैमिलीज। तो इसका नाम है द नेचुरल प्लांट फैमिलीज। ये इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट करके लिखा है तो आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश में कहते वो जो फ्रेंच में है वो है डाई नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यानी कि जेनरा प्लांटेरम एक बुक है और किस साइंटिस्ट के थ्रू उसको पब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर है बैंथम एंड हुकर। बैंथम एंड हुकर साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था जो जेनरा प्लांटेरम में दिया था। मॉर्फोलॉजिकल टाइप का क्लासिफिकेशन है और आपको बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट ऑप्शन है एंगुलर प्लांटेल। तो एंगुलर प्लांटेल ने जो बुक थी जो इनकी, उसका नाम था, वो बुक एक्चुअली जर्मन में थी तो उसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है डाई नेचुरली कैन फ्रेंजन फैमिलियन। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि एक तो जर्मन नेम है, तो इसका मतलब होता है द नेचुरल प्लांट फैमिलीज। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन हचिनसन। तो जॉन हचिनसन की जो बुक थी उसका नाम था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रोन कॉन्क्वेस्ट, तख्तजान और डब्ल्यू जिमरमैन। तो इन तीनों का मिलाकर एक पब्लिकेशन था जिस पब्लिकेशन का नाम था ऑन द हायर टेक्स ऑफ एम्ब्रियो बायोन्टा। क्रॉनक्विस्ट और तख्तजान इन दोनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इन दोनों की अलग अलग बुक थी। क्रॉनक्विस्ट की जो बुक थी उसका नाम था एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो तख्तजान की बुक थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सारे अलग अलग मैंने बता दिए, इन सबको भी आप याद कर लीजिए ताकि ये अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में ऐसा अनुक्रम यानी कि सक्सेशन जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है उसको कहते हैं। देखिए जो लवणीय यानी कि सॉल्टी एनवायरमेंट में होगा, तो सॉल्टी एनवायरमेंट में होगा तो उसको हम कहेंगे हेलोसियर यानी कि लवण क्रम। अगला क्वेश्चन है द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी यानी कि रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? रेसिमोस। तो हम सारी कंडीशन को देख लेते हैं। बाह्य दल कितने हैं यानी कि कैलेक्स कितने हैं? कैलेक्स होंगे बेसिकली 4 to 5, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, और साधारणतः जुड़े हुए हैं इसीलिए मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया यानी कि क्योंकि ये गैमो कंडीशन में है, गैमोसेफलस है। तो ये सभी किस फैमिलीज में मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पर फैमिली है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी मिलेगा,
और जो कैलेक्स होते हैं वो 5 तक मिलेंगे और गैमोसेप्लस की कंडीशन मिलेगी। लेबिएटी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस टाइप का नहीं होता है, वर्टिस इलास्टर होता है। तो यहाँ पर कॉमनली वर्टिस इलास्टर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। और जो एकेंथेसी फैमिली है उसमें भी ऐसा नहीं होता है, कंपोजिटी में कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। तो हम कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा गेंदे का प्लांट। तो यहाँ पर जो आंसर है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का नेम चेंज हो गया है, तो अगर यहाँ पर फैबेसी अगर आता है तो आप उसको फैबेसी लिख सकते हैं। तो फैबेसी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के समुद्र तटीय वनस्पतिक क्षेत्र हैं? जो समुद्र का क्षेत्र है वो कौन सा है? मालाबार और डेक्कन। पौधे की छाल में निम्न में से कौन सी दवा मिलती है? तो छाल से कौन सी मिलती है? तो मैं अलग अलग प्लांट्स का मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहला आंसर आपका क्या हो गया? क्विनिन। क्विनिन जो मिलती है वो किससे मिलती है? सिनकोना ऑफिसिनालिस से। और ये हमारी किसके काम में आती है? मलेरिया के फीवर से बचने के लिए। मलेरिया बीमारी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट है इफेड्रिन। इफेड्रिन इफेड्रा से मिलती है और ये स्टेम से मिलती है। और नेक्स्ट है एलोवेरा जो है वो लीफ से मिलेगा। सोना जो एक मेडिसिन है वो मिलती है रूट से मिलती है, या फिर वो हमें स्टेम से भी मिल सकती है, रूट और स्टेम से मिलती है। और सोना ओरोजाइलम एक प्लांट होता है उससे मिलती है, सोन पत्ता भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाइलम बहुत ही कम डेवलप किस पौधों में मिलता है? यानी कि जाइलम जो होगा बहुत ही लेस डेवलप होगा। सबसे पहला है मरुस्थली पौधे। तो मरुस्थली पौधों में जाइलम सही से डेवलप होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस जलस्थली पौधों में भी ठीक ठाक मिलता है। और उस हेलोफाइट्स में भी जाइलम मिलता है, जो क्या कहते हैं, निमग्न पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जो अंडर वाटर होते हैं, तो इनको हम कहते हैं अंडर वाटर प्लांट। तो जो अंडर वाटर प्लांट्स होंगे, जल के नीचे मिलेंगे, उनमें ही जाइलम बहुत ही कम डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से क्या होता है? जीवाणु से विषाक्त भोजन यानी कि फूड पॉइजनिंग भी होगी। ठीक है, भोजन पॉइजनस हो जाएगा, ह्यूमन डिजीज भी होती हैं और प्लांट डिजीज भी होती हैं। तो इसका आंसर हो गया ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। देखिए, दीप्त क्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यानी कि अदीप्त क्रिया। तो डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डार्क रिएक्शन किस में मिलती है? तो कैल्विन साइकिल है, कैम साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है और हैचेंड साइकिल है। तो इसका आंसर है कैल्विन साइकिल। कि जो कैम साइकिल होती है वो कैम प्लांट्स में मिलती है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। हैचेंड साइकिल यानी कि C4 प्लांट्स में मिलती है। तो इन दोनों में भी कैल्विन साइकिल मिलेगी, लेकिन वो अंदर बहुत ही छोटा पार्ट में होती है। तो हैचेंड स्लैग साइकिल और कैम साइकिल ये अलग अलग टाइप के हैं। बेसिकली जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं वो कैल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई भी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में होती है, लेकिन उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस के दौरान क्या होता है? तो मियोसिस को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर हिंदी में इसीलिए नहीं लिखा गया, वरना आप समझ जाते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में एक सेल से जो सेल्स बनती हैं वो 4 टाइप की सेल्स बनती हैं। वो चारों सेल्स कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड यानी कि उनमें क्रोमोसोम नंबर का आधा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे सभी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो क्या होता है? क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वन के बनने में यानी कि फॉरेस्ट के फॉर्मेशन में क्या क्या जरूरी होता है? तो फॉरेस्ट के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वहां पे हाई रेन होना चाहिए, यानी कि वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, प्रकाश की कमी ये कोई आवश्यकता नहीं हुई। उच्च तापमान, ज़्यादा तापमान होगा तो वहाँ पे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। धरती सूखी होगी तो ऐसा भी तब भी वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है क्या? वहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती हो, तभी वहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुल फैमिली एक बीजपत्री का है यानी कि मोनोकॉट की है? तो मोनोकॉट की कौन सी फैमिली है? तो इसमें क्रूसीफेरी है। क्रूसीफेरी को इंग्लिश में मतलब नया जो नाम है ब्रेसिकेसी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है ब्रेसिका यानी कि सरसों। तो सरसों तो डाइकॉट प्लांट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है कैपेरिडेसी। तो इसका हम लेते हैं कैपेरिस डेसिडुआ यानी कि आपका टेंटी का प्लांट। तो कैपेरिस डेसिडुआ तो वो भी यहाँ पर नहीं है, तो वो
डाइकॉट प्लांट है तो वो भी नहीं है। अगला है मालवेसी, तो मालवेसी भी डाइकॉट में आती है, तो मालवेसी भी नहीं है। मालवेसी का कॉमन एग्जांपल आप जानते हैं, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस। फिर आता है म्यूजेसी, तो म्यूजेसी जो इसकी फैमिली है, इसका एग्जाम्पल है बनाना। बनाना जो प्लांट है वो म्यूजेसी में आता है और उसका नाम है म्यूजा पैराडिसिका। अगला क्वेश्चन है सैकेरम ऑफिसिनेरम, पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सैकेरम ऑफिसिनेरम जो है का नाम होता है हिंदी में गन्ना। तो अब आप जान सकते हैं कि सैकेरम ऑफिसिनेरम से क्या मिलता है, गन्ने से क्या बनती है, शुगर बनती है। ये फैमिली है पोएसी फैमिली है। आपने पुराना नाम इसका क्या है, ग्रैमिनी। अगला क्वेश्चन है जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय से यूनिसेलुलर जीव हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शन गलत हैं, बहुकेशिकी, द्विकेशिकी, ये सभी ये गलत हैं। तो जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर है। प्रकाश एक, प्रकाश कैसा है, स्थलाकृति यानी कि जो हमारे अर्थ का शेप है उसमें चेंजेस करेगा, नहीं करेगा। एक जलवायु भी है और एक सॉइल में चेंजेस करेगा, नहीं कहे। जीवी है, कारक है, ये भी नहीं है। तो सॉइल ये कैसा है, एक जलवायु, मतलब एक पूरा जलवायु में चेंजेस कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको कंप्लेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।